ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एक कमिश्नरेट कार्यालय के अंदर होंडा सिटी कार रोजमर्रा की तरह जब आती है तो आके रुकती है, उस पर लोगों की नजरें होती हैं। दरअसल उसमें से एक पुलिस वाला रोजमर्रा की तरह उतरता है, चाबी का छल्ला अपने हाथों में घुमाता हुआ वो अपने ऑफिस में जाता है और जाने के बाद वो अपने काम में बैठ जाता है। काम बड़ी ईमानदारी से करता है, लोगों के ध्यान भी उसकी तरफ रहता है। अब इस ऐसी स्थिति में आज यानी कि 6 सितंबर 2025 की दोपहर 3 बजे के आसपास जब कार आके रुकती है, तो अब तक जितनी बार भी कार रुकती है, अब की बार कुछ नया बात थी। नई बात इसलिए थी, इस कार की डिग्गी के अंदर एक लाश रखी हुई थी और उस सिपाही को बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी खौफ नहीं था। वो अपने चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं लेके आना चाहता था जिससे किसी को यह पता चल जाए कि उसकी कार के अंदर एक लाश रखी हुई है। वह आराम से इत्मीनान से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था। जो उसको बुला रहा था उसका काम कर रहा था, जो उसकी सीट पर आ रहा था उसका भी काम कर रहा था। जैसी छुट्टी का वक्त होता है, अधिकारी के पास जाता है, जाकर कहता है कि साहब मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। अधिकारी उसके काम को देखकर वैसे ही प्रभावित हैं, वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, आप जा सकते हो। यहां से जब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा है, बैठते ही उसे एकदम से घबराहट सी होने लगती है, परेशान सा होने लगता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस लाश का मैं क्या करूं, इसे कहां लेके जाऊं। तभी उसके दिमाग में आता है, वो अपने भतीजे को फोन करता है। भतीजे को फोन करने के बाद कहता है कि मुझसे एक कत्ल हो गया है, मैं चाहता हूं कि तुम इस लाश को कहीं भी छुपाने में, इसे दफनाने में या कहीं भी इसे सेटल करने में आप मेरी मदद करो। भतीजे ने यह बात सुनी, सुनने के बाद कहा कि चाचा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आ जाओ, मैं आपका इंतजार करूंगा। अब यहां तो भतीजे ने जैसे सुना उसके बाद वो इंतजार करने लगता है। अब भतीजे के पास पहुंचने के लिए उसे लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करना था। जब सफर तय करेगा तो रास्ते में उसे पुलिस चेक पोस्ट भी मिल सकती है, कहीं उसकी गाड़ी चेकिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसे गुमान था अपनी उस वर्दी पर, क्योंकि उस वर्दी की वजह से उसे कोई रोक नहीं सकता। कहानी आगे चलने लगती है। आखिरकार वो अपने भतीजे के पास 200 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच जाता है और उस लाश को दफना दिया जाता है। लाश जब दफन की गई थी तो उस दिन बारिश पड़ रही थी और बारिश पड़ते पड़ते कई दिन हो जाते हैं। आखिरकार 12 दिन बीतने के बाद वो लाश निकल के बाहर आ जाती है और जैसे वो लाश बाहर निकलती है तब पूरे प्रदेश भर में इस बात की पता चल जाता है कि आखिरकार एक पुलिस वाले ने एक महिला कांस्टेबल की हत्या की है और हत्या करने के बाद अपनी कार की डिग्गी में उस लाश को रखता है, लगभग 200 किलोमीटर दूर जाकर उसको दफना देता है। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक रक्षक भक्षक कैसे बन गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है ओडिशा के प्रदेश जिला कटक से। कटक का एक गांव लगता है, इलाका है जिसका नाम है खुंटिनी। खुंटिनी से एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है और ये तारीख होती है 17 मार्च 2022। फोन करके बहुत हड़बड़ाया होता, डरा हुआ था, डरते हुए एकदम से हड़बड़ाते हुए फोन करके कहता है कि साहब एक ट्रक वाला है, एक महिला को एक्सीडेंट करके चला गया है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके आप मौके पर आ जाइए। पुलिस ने जैसे ही सूचना मिली, पुलिस सूचना प्राप्त करने के बाद मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर जब पुलिस ने आकर उस दृश्य को देखा, देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है, जो भी देख रहे थे वो भी परेशान हो जाते हैं। लगभग 6 महीने की वो गर्भवती महिला होती है। उसका एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था, इतना जोरदार था कि उस महिला का पेट भी फट जाता है और उसके अंदर से बच्चा भी बाहर निकल कर आ जाता है। उस दृश्य को, भयावह दृश्य को देखने के बाद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। अब पुलिस वालों ने यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये महिला कौन है, कहां की रहने वाली है। तब उसके बारे में पता चलता है कि इस महिला का नाम है अपर्णा प्रियदर्शनी। दरअसल जो 6 महीने की गर्भवती होती है, उसके पति का नाम होता है दीपक कुमार राउत उर्फ दीपू, जिसका जिला होता है ओडिशा का एक जिला है जिसका नाम जाजपुर है। जाजपुर का एक थाना लगता है तमका और तमका थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बांगरपाटा। ये यहाँ का रहने वाला व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी होती है और इसके बारे में पुलिस ने जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि दीपक कुमार राउत उर्फ दीपू साल 2006 बैच का पुलिस कांस्टेबल होता है। बस पुलिस ने उसको जब सूचना दी तो उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो चुका है, आप जहाँ भी कहीं हो वहाँ पर पहुँच जाओ। जैसे इसको सूचना मिलती है वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था, बिलख रहा था, परेशान हो रहा था। आखिरकार वो अपनी पत्नी को लेकर जब शमशान घाट जाता है तो लोग देख रहे थे कि जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत दिन इसकी जिंदगी में आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इसकी जिंदगी का एक आधा चिराग बुझ चुका है। अब आधी जिंदगी इसकी कैसे कटेगी पता नहीं चल रहा। तो इस तरह की बातें थी। वो लड़का ड्यूटी करता है। ड्यूटी है उसकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक कमिश्नरेट कार्यालय है, वहां पर वो क्लर्क की जॉब करता है। और आखिरकार वक्त धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त को वो आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा था। अपने काम में वो लगातार ध्यान देता था ताकि वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ऐसे ही करते करते एक साल जब बीत जाता है, एक साल बीतने के बाद एक शुभ मित्रा साहू नाम की एक लड़की होती है। वो शुभ मित्रा साहू नाम की जो लड़की है, जो कि ट्रैफिक पुलिस में है और इसकी ड्यूटी डीसीपी कार्यालय है जो कि भुवनेश्वर में ही लगता है। वहां वो लड़की अचानक इस लड़के से जो हालांकि इससे 15 साल उम्र में ज्यादा बड़ा है,
इसके सामने वो टकराती है, टकराने के बाद दोनों आपस में बातचीत करते हैं। जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो लड़की अपने बारे में बताती है कि वो ट्रैफिक पुलिस में है, तो लड़का अपने बारे में बताता है वो कमिश्नरेट कार्यालय के अंदर लिपिक है कार्यालय और बाबू है, कभी कोई काम हो, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। दोनों आपस में ऐसी बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। एक दिन बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो लड़की ने उस लड़के को पहचान लिया था कि लड़का वाकई बहुत अच्छा है, उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं। ऐसे करते करते उसने पूछा कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में कोई है, शादी की है या नहीं की है। उसने कहा मैंने शादी जरूर की थी लेकिन मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए मैं अब कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं चाहता कि जिससे मैं किसी और दुख का किसी सामना कर सकूं। जैसे ही उस लड़की शुभ मित्रा ने ये बात सुनी, उस लड़की को बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसा भी इंसान है इस धरती पर कि अपनी पत्नी के मरने के 1 साल के बावजूद भी वो अपने ऐसे ही उसको इतना बेइंतहा प्यार करता है, इतना याद करता है। जब बात आगे बढ़ने लगती है तो उनकी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उसके बाद फिर लड़की कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़की ने जब शादी की बात की, लड़के ने जब शादी की बात की तो ये शर्त रखी जाती है कि शादी तो हम जरूर करेंगे लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलने देना है। यानी कि वो नहीं चाहता कि एक बार फिर से वो धूमधाम से दूल्हा बने, शादी करे, उसके बाद फिर लोग उसे देखें। वो एक बार दूल्हा बन चुका है, दोबारा नहीं बनना चाहता। लड़के ने जैसे ही बात कही, लड़की इस बात को मान जाती है लेकिन वो अपने परिवार से बात करती है, अपनी माता से, पिता से, भाई से, परिवार वालों से बातचीत करती है। उधर जो पुलिस वाला होता है वो अपने परिवार वालों से बातचीत करता है। परिवार वाले तैयार हो जाते हैं और इस सादगी के साथ इस शादी को मंजूरी दे देते हैं। जैसे मंजूरी दे देते हैं, हालांकि जो लड़का है वो चंद्रशेखरपुरा में सरकारी क्वार्टर है भुवनेश्वर में, वो वहां रहता है पुलिस वाला, और जो महिला कांस्टेबल है वो अपनी जगह पर रहती है। सिर्फ घर वालों की ही मर्जी से शादी हुई थी। 23 जुलाई 2024 को दोनों मिलकर ये कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। परिवार वाले भी इस मैरिज के लिए तैयार हो जाते हैं। जब धूमधाम से शादी की बात आई थी तो लड़के ने कहा था कि इससे अच्छा है कि हम भुवनेश्वर की में ही अपना एक बढ़िया सा या तो मकान ले लें या फिर कोई ज़मीन ले लें, अपना घर बनाएंगे, आराम से रहेंगे, ज़्यादा दिखावा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब लड़की ने ये बात सुनी, लड़की को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मैंने लगभग 13 लाख रुपए की सेविंग की हुई है, अगर तुम्हें इसमें कुछ मदद मिलती है तो आप एक काम करो, मुझसे 13 लाख रुपए ले लो और कुछ पैसे तुम डालो और या तो ज़मीन ले लो या फिर फ्लैट ले लो। जब ये बात आती है तो ये अगस्त 2024 में पैसे दे दिए गए थे। अगस्त का महीना पूरा बीत जाता है, उसके आगे जो महीने पड़ते हैं वो सब बीतते चले जाते हैं। ऐसे वक्त आगे बढ़ रहा था और अगस्त के अगले साल आ जाता है, यानी कि अगस्त 2025 आ जाता है। ठीक 12 महीने बीत जाते हैं। अब ये जो कांस्टेबल होती है शुभ मित्रा, वो अपने पति से कहती है कि या तुम किसी से ये भी नहीं कहते हो कि हमारी तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम कहीं जमीन भी नहीं ले रहे हो, तुम कहीं फ्लैट भी नहीं ले रहे हो, तुम्हारी नियत में कोई खोट तो नहीं है? क्या बात है, तुम सच क्यों नहीं बताना चाहते? जब उसने अपने पति से ये बात करना शुरू किया, उसके पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ऐसा कुछ कर लेंगे। तभी उसने जिद पकड़ ली। उसने कहा कि मुझे 13 लाख रुपए भी चाहिए, साथ ही 7 लाख रुपए और चाहिए, टोटल मिला के 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। धूमधाम से शादी करनी है, पूरे समाज को बताना है, अपने स्टाफ में बताना है। जब बाकी लड़कियां, बाकी लोग मुझसे शादी के बारे में कहते हैं तो मुझे अटपटा लगता है, बुरा लगता है, ये कहते हुए कि शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं एकदम कुंवारी लड़कियों की तरह रहती हूँ। जब ये वाली बात आती है तो आखिरकार वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है। तब वो 26 अगस्त 2025 को 10 लाख रुपए का तो इंतजाम कर देता है और उसे 10 लाख रुपए देने के बाद कहता है कि मैं 10 लाख रुपए आपको 1 सितंबर 2025 को दे दूंगा, लेकिन कोई किसी तरह का कोई बवाल नहीं होना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, बस तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे पैसे का इंतजाम कर दूंगा। वो एक तारीख भी आती है, यानी कि 1 सितंबर 2025 की तारीख आ जाती है, लेकिन पैसे नहीं मिलते। अब इस महिला कांस्टेबल को बहुत गुस्सा आने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिससे शादी की थी, जिसके साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसके साथ उसने फेरे लिए थे, उसके नाम की माला जपने लगी थी। दरअसल अब उस पर विश्वास नहीं था। उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए तो हर हाल में चाहिए। आखिरकार वो तारीख आती है 6 सितंबर 2025 की। वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। तभी कहता है कि एक काम करते हैं, आज दोपहर में मिलते हैं, दोनों साथ साथ खाना खाएंगे, पैसे भी ले लेना, इतने भी परेशान होने की जरूरत क्या है। अब उस जो पुरुष कांस्टेबल है, यानी कि दीपक ने अपनी महिला कांस्टेबल पत्नी से जब ये कहा तो 2:30 बजे वो इसका इंतजार कर रही थी। अपनी ड्यूटी से निकलती है, ड्यूटी से निकलने के बाद सीधा उसके पास पहुंच जाती है। उसकी गाड़ी होती है जिसका नाम होता है होंडा सिटी कार, नंबर होता है OD02R8494। इस गाड़ी में वो दोनों बैठते हैं और बैठने के बाद अभी बैठे ही थे, गाड़ी का कुछ सफर अभी शुरू ही हुआ था कि उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है। पैसे लाइए। जब उस महिला कांस्टेबल ने पैसे मांगे, उसने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुमने तो कहा था कि खाना भी खाएंगे और पैसे भी तुम्हें दे देंगे, लेकिन उसने कहा कि मुझे मेरे पास पैसे नहीं है। अभी गाड़ी का सफर थोड़ा सा और आगे चला था, गाड़ी ये राजभवन की तरफ पहुंची थी। यही पास में ही मुख्यमंत्री का भी आवास है, साथ ही वहां पास में ही उप मुख्यमंत्री का भी आवास है, वहीं आसपास में कई विधायकों के, कई मंत्रियों के भी आवास हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी चल रही है, इसी बीच में कार पहुंचती है मेहताब रोड के पास, यानी कि राजभवन के पास पहुंचती है, जो चौक के पास गाड़ी पहुंची थी। यहां पर दोनों में कहासुनी हो जाती है। जामुन का एक पेड़ होता है बड़ा सा, उस पेड़ के बराबर में गाड़ी रोक ली जाती है। रोकने के बाद वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर डिमांड पैसे चाहिए।
बस यहीं से बात इतनी खराब होती है, उसने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने जब मारना पीटना शुरू कर दिया, मारते मारते ऐसा बताया जाता है, कहीं अखबारों में तो ये प्रकाशित होता है कि उसका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ये प्रकाशित होता है कि उसको चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है। आखिरकार उसकी हत्या तो वो कर देता है। हत्या करने के बाद वो समझ नहीं पा रहा था कि इस लाश का मैं करूं तो क्या करूं। तभी उसने कार को मेहताब रोड की तरफ लेके जाता है। सुनसान जगह पर ले जाने के बाद वहां उसने एक इंतजाम किया ताकि उसकी लाश को वो पॉलिथीन के अंदर पैक कर सके, क्योंकि उसने ये अचानक से नहीं किया था। अगर उसने चाकू से ही हत्या की है तो उसने प्लानिंग के साथ उसने सब कुछ अपने पास इंतजाम कर रखा था। और एकांत जगह में जाने के बाद उसकी बॉडी को पैक करता है। पैक करने के बाद डिग्गी में रखता है। डिग्गी में रखने के बाद अब वो खाना नहीं खाता, वापस लौटकर अपने ऑफिस की तरफ आता है। और सब कुछ बिल्कुल ऐसा था उसके लिए जैसे नॉर्मल था, कहीं कुछ परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद शाम के 7 बजे या 7:30 बजे होने का इंतजार कर रहा था। और जैसे शाम के 7:30 या 7:30 या उससे ज़्यादा का वक्त हो रहा था, अपने अधिकारी के पास जाता है। कहता है कि साहब, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, क्या छुट्टी मिल सकती है? अधिकारी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप छुट्टी ले सकते हो, लेकिन टाइम से आ जाना। वो कहता है कि ठीक है साहब। वो अपनी गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले वो अपने भतीजे को फ़ोन करता है। और भतीजे को फ़ोन करने के बाद, इसके भतीजे का नाम होता है विनोद भुइयां, जिसकी उम्र होती है लगभग 28 साल के आसपास। वो रहता है ओडिशा प्रदेश के क्योंझर जिले का एक घाट गांव क्षेत्र का कुसनपुर गांव लगता है, वहां का रहने वाला होता है। उससे कहता है कि विनोद, मैंने आज एक कत्ल कर दिया है। विनोद ये भी जानने की कोशिश नहीं करता उसने कत्ल किसका किया है, क्यों किया है, क्या वजह है। उसने कहा चाचा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है मुझे बताइए क्या करना होगा। उसने कहा कि लाश को ठिकाने लगाना है, इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। अब यहाँ से 195 किलोमीटर या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा का ये सफ़र था। ये सफ़र तय करना था। दीपक साहू बार बार ये सोच रहा था कि दीपक राउत ये सोच रहा था कि आखिरकार मैं कैसे जाऊँगा, कैसे नहीं जाऊँगा। हालांकि जो उसके तन पर वर्दी थी, उस वर्दी से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि उसकी गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो कह देगा कि मैं अपनी मम्मी पापा परिवार या किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसने जैसे भतीजे को कहा था, आखिरकार वो टाइम आ जाता है। और 6 सितंबर 2025 की रात को ही वो चलता है। और 7 सितंबर 2025 की सुबह 5 बजे के आसपास तक जैसे था रुकते रुकाता, जैसा उसका मन था, आखिरकार सुबह 5 बजे पहुंच जाता है। लाश डिग्गी के अंदर ही रखी हुई थी। दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास उसका कत्ल होता है। सुबह की यानी कि अगली तारीख के सुबह 5 बज जाते हैं। अब यहाँ पर जो उसका भतीजा है, उसके भतीजे ने अपने एक दोस्त से बात की थी जिसका नाम शंभुनाथ मेहता होता है। शंभुनाथ मेहता से वो कहता है कि चाचा ने इस तरह से कत्ल कर दिया है, रुपए पैसे की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन उस लाश को ठिकाने लगाना है। तभी शंभुनाथ कहता है कि ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसी रात जब फोन आया था, उसी रात उसने जेसीबी का इंतजाम किया। जेसीबी वाले से कहा कि शौचालय के लिए गड्ढा खोदना है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। उसने कुछ बढ़ाकर पैसे मांगे। उसने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मेरा काम आज कर दोगे ताकि मैं कल से अपना काम शुरू करा सकूं। जेसीबी वाला आता है, गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद तैयार कर लिया जाता है। सुबह दिन निकला हुआ था तो गड्ढा पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उस दिन बारिश पड़ रही थी। बारिश पड़ने की वजह से आखिरकार ये इंतजार कर रहे थे शाम होने का कि कब शाम होगी। जब लगभग रात के 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, तब इन तीनों ने मिलने के बाद उस गड्ढे के अंदर लाश को रख देते हैं। और लाश को रखने के बाद उसे गड्ढे को पाट देते हैं। लेकिन बारिश कम नहीं हो रही थी और कटान लगातार चल रहा था। इधर तो कटान हो रहा था और उधर उस लड़की के अचानक से लापता होने की वजह से, यानी कि वो ट्रैफिक पुलिस में है, जब वो ड्यूटी पर नहीं जाएगी तो बाकी पुलिस वाले अधिकारी पूछेंगे कि आखिरकार ये जो शुभ मित्रा है वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। उसके फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे तो पता नहीं चल पा रहा था। उसके परिवार से पूछने की कोशिश कर रहे थे तो परिवार को भी नहीं पता चल पाया। परिवार वालों ने दीपक से पूछा, क्योंकि दीपक के बारे में सिर्फ परिवार के लोग जानते थे, स्टाफ में कोई नहीं जानता था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। अब पुलिस वालों को लगता है कि एक महिला कांस्टेबल का यूं अचानक से गायब होना ये बड़ी बात है, इसलिए उन्होंने उसकी जो कॉल की रिकॉर्ड निकलवाना जब शुरू किया है तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो बातचीत होती है वो कमिश्नरेट कार्यालय के अंदर तैनात दीपक राउत से होते हैं। आखिरकार इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? पुलिस ने जब इस कुंडली को खंगालने की कोशिश की है, उससे जो पूछा तो वो खुद भी पुलिस के साथ नाटक कर रहा था उस लड़की को ढूंढने में, मदद करने में। लेकिन पुलिस ने जब लोकेशन देखी तो दोनों की लोकेशन एक ही पाई जाती है। वो जल्दबाजी में उसके मोबाइल को स्विच ऑफ करना भूल जाता है। जहां पर उसकी लाश दफनाई गई थी, दरअसल वहीं पर उसकी अंतिम लोकेशन थी। आखिरकार पुलिस ने अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है। उसे एक एक कड़ी को जब जोड़ना शुरू किया है तो उसने उस लाश को मदद कराने में, यानी कि कहां पर दफनाई गई है, उस लाश को आखिरकार पुलिस ने बाहर निकलवा ही लिया था। कुछ तो बारिश के पानी की कटाव की वजह से बाहर आ जाती है और कुछ उस पुलिस वाले ने जब उस मार खाता है पुलिस वालों की तो वो सच उगल देता है, बता देता है। अब न केवल अपने बारे में बताता है बल्कि भतीजे के बारे में बताता है और भतीजे का दोस्त जो होता है शंभुनाथ मेहता, उसके बारे में बताता है। पुलिस ने उसको झारपड़ा जेल में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। लेकिन जब पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि डीजीपी को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने इसके लिए एसआईटी का गठन किया। और एसआईटी का गठन करने के बाद वो कहते हैं कि इस मामले की जो जांच पड़ताल होगी वो खुद की निगरानी में होगी। मुझे एक एक बिंदु की बारीकी से जांच पड़ताल चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसके जो भी पहलू हैं उनका पता चलना चाहिए। जब पुलिस ने ये
जांच पड़ताल की है, अखबारों में ये खबर प्रकाशित हुई है। जो पहली पत्नी है उसकी, पहली पत्नी के परिवार वालों ने अब पुलिस को आकर एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बेटी की भी, इनकी अपर्णा प्रियदर्शनी की, इसने हत्या की है। हत्या क्यों की है, इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि जब इसकी ये महिला मारी जाती है, इनकी उसका सड़क दुर्घटना में मारी जाती है, तो उसको एक बीमा था और बीमे की वजह से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम उसको मिली थी। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो पुलिस वालों ने फिर ये शुभ मित्रा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो पता चलता है कि शुभ मित्रा के नाम से भी 1 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी थी, यानी कि वो इसका भी लाभ उठाने वाले था। दो पत्नी, दोनों का कत्ल, और दोनों पत्नियों का कत्ल होता है तो वो दोनों पत्नियों की वजह से 2 करोड़ रुपए की रकम ऐंठना चाहता है। हालांकि अभी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है क्या पहली पत्नी की हत्या हुई या नहीं हुई है, लेकिन दूसरी पत्नी की हत्या जरूर हुई है। इसलिए पुलिस ने अभी उसे दूसरी पत्नी के मामले में, लेकिन पहली पत्नी के परिवार वालों ने फाइल को खुलवा दिया है। वो भी चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि उस पुलिस कांस्टेबल की हकीकत दुनिया के सामने आ सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आपको ये भी बताना है, भले ही चाहे आपने वर्दी पहनी है या फिर कुछ भी किया हुआ है, या आप किसी भी बड़े से बड़े पद पर हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कानून ने यह साबित कर दिया कि उस कांस्टेबल ने भले ही कितने दाव पेंच चले हो, लेकिन भले ही 12 दिन लगे हों, लेकिन उसे सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया है। और पुलिस की कोशिश है कि उसको बर्खास्त किया जाए। निलंबित तो वो हो ही चुका है, लेकिन उसको वो कभी भविष्य में नौकरी ना कर सके।